नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता बेबसी क्या है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्षमा शर्मा, नंदन की संपादक। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े वरिष्ठ समाजशास्त्री डॉक्टर विवेक कुमार मौजूद हैं। हमारे साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक अजय उपाध्याय मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नेशनल दुनिया के प्रधान संपादक आलोक मेहता, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवंश। लेकिन बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। देश में मीडिया विस्तार को देखें तो बीते कुछ सालों में हिंदी अखबारों, टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों की संख्या में लगातार फैलाव हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शीर्ष 10 अखबारों में पहला 3 नाम हिंदी अखबारों के हैं, जबकि अंग्रेजी का सिर्फ एक अखबार इस सूची में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। टेलीविजन में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने में भी हिंदी के चैनल ही आगे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस विस्तार के बावजूद हिंदी मीडिया असर के मामले में अंग्रेजी मीडिया से कमतर क्यों रहता है। आखिर क्यों अंग्रेजी में छपने वाली खबरें हलचल मचा देती हैं और हिंदी की खबरें दबी छुपी रह जाती हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि देश के हुक्मरानों की भाषा अंग्रेजी है और वो अंग्रेजी से ही साबका रखते हैं, या फिर वाकई गुणवत्ता के मामले में हिंदी पत्रकारिता कमजोर हो गई है। विस्तार हासिल कर रहे हिंदी मीडिया में छपने दिखने वाले कंटेंट को लेकर ये आरोप लगातार देखे गए हैं कि इसमें गंभीरता की कमी हो चली है। हिंदी अखबारों का एक तरफ मुनाफा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ ज्यादातर पेज अनुवाद के सहारे तैयार हो रहे हैं। हिंदी समाचार एजेंसी में भी यही प्रचलन आम है। अनुवाद वहाँ की सबसे बड़ी योग्यता है। हिंदी में मूल रूप से सोचने समझने की गुंजाइश कम होती जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां हिंदी टीवी चैनलों ने खबरों को दबा कर रखा। नीरा राजिया प्रकरण पर जब अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट और अंग्रेजी टीवी चैनलों पर काफी बहस हो चुकी थी, तब भी हिंदी टीवी चैनल उस पर चुप्पी साधे रखे। हिंदी अखबारों और टीवी चैनलों का विदेश कवरेज लगभग पूरी तरह न्यूज एजेंसीज और अंग्रेजी मीडिया पर ही निर्भर है। क्षेत्रीय संस्करणों ने तो हिंदी पाठकों को राष्ट्रीय मसलों से काट कर रख दिया है। ऐसे में मीडिया कारोबार के फैलाव के बीच हिंदी पत्रकारिता के सामने कई अहम सवाल खड़े हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। क्षमा शर्मा, हम बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं जी। आपको क्या लगता है, अभी जो हिंदी पत्रकारिता है, हमारे देश के जो अखबार हैं, इनकी जो पाठक संख्या है, इनका जो सर्कुलेशन है, वो तमाम सरहदें तोड़ रहा है। अंग्रेजी का कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इस रिकॉर्ड को छू भी सके जी। और हिंदी के 3-4 अखबार तो ऐसे हैं जिनके अगर समूची पाठक संख्या मिला दी जाए और देश के सारे अंग्रेजी अखबारों को भी जोड़ दिया जाए तो वो उसमें डूब जाएंगे, उसके पाठक संख्या में। लेकिन इसके बावजूद जो एक ताकत है, जो एक असर है, चाहे वो योजनाकारों पर है, सरकार पर है, ब्यूरोक्रेसी पर है, या आम असर की बात अगर करें हमारे देश की पॉलिटिक्स पर या समाज पर, तो वो उतना हिंदी पत्रकारिता का नहीं अभी बनता। क्यों? आखिर वजह क्या? आपका जो सवाल है उसका उत्तर भी उसी में छिपा हुआ है। पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई बेबसी नहीं है हिंदी पत्रकारिता के सामने और हिंदी अखबारों के सामने। 55 करोड़ लोगों की भाषा में जो अखबार निकलते हैं, क्या वो बेबस होंगे? मैं नहीं समझती। दूसरी बात, गुणवत्ता की बात अब आप अभी कह रहे थे, गहराई की बात आप कह रहे थे। पाठक संख्या और सर्कुलेशन वैसे ही नहीं बढ़ जाते हैं। कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, चाहे वो हिंदी का अखबार निकालिए या अंग्रेजी का अखबार निकालिए। अगर उसमें पढ़ने लायक कोई चीज़ नहीं है तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। और योजनाकारों का जहाँ तक सवाल है तो वो हमारी एक ग्रंथि भी है कि हमें सभ्यता का पाठ कुछ बाहर के लोगों ने पढ़ाया था, इसलिए सभ्य होने के लिए, योजना बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए उस भाषा में जो चीज़ें हैं वही योजनाकारों तक पहुंचती हैं, वे उन्हें ही पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें हिंदी अखबारों का कोई दोष नहीं है। मैं नहीं सोचती कि हिंदी अखबारों के लिए। क्षमा जी कह रही हैं, बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव उनका है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप वर्षों से हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक के रूप में आपने कई जगह अपना किरदार निभाया। जो हिंदी पत्रकारिता में एक आत्मालोचना का भी स्वर जो उभरता है हम लोगों के बीच, क्या क्वालिटी के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर आखिर वो क्या समस्या है कि हम कंपीट नहीं कर पाते कई बार श्रेष्ठ जो अंग्रेजी अखबार हैं उनसे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि जो हिंदी के समाचार पत्र हैं उनमें अगर उनकी अर्थव्यवस्था की आप बात देखते हैं तो अगर अंग्रेजी के अखबार औसत
40 पेज के निकलते हैं तो हिंदी के अखबार औसत 20 पेज के निकलते हैं। एक तो पेज लेवल का डिफरेंस है जो बड़ा लेवल है, और मुझे लगता है वो इकोनॉमी के लेवल पे है, यानी संसाधन की कमी होना एक बड़ी चीज़ उसकी है। ये कहा जाए कि हिंदी पत्रकारिता में बहुत सुधार हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, कंटेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की गुणवत्ता की बात यदि हम जर्मन भाषा के समाचार पत्रों में करें या जापानी समाचार पत्रों में करें या फ्रेंच समाचार पत्रों में करें, तो हमें अपने हिंदी के समाचार पत्रों में इसका खुलकर अभाव दिखता है। जिस तरह की बहस समाज में, जिस तरह के साहित्य को मदद पत्रकारिता से मिलनी चाहिए, जो समाज को गढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे अवयवों की महत्वपूर्ण कमी हमें आज के हिंदी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ती है। जो बाजारवाद है वो बाजारवाद ठीक ढंग से हावी हो गया है, लेकिन बाजारवाद से अलग हटकर जो बात ये आती है कि समाचार पत्र एक शिक्षक की भूमिका भी निभाता है, एक साथी की भूमिका भी निभाता है और समाज को आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी भी समाचार पत्रों में और हिंदी समाचार पत्रों में इसकी भारी कमी है। आलोक मेहता, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए उमेश जी, मेरा मानना है कि जो अभी क्षमा जी कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि भाषाओं की जो हिंदी भाषा के जो अखबार हैं उनका बहुत कोई पतन हो गया है। मैं तो कई छोटे छोटे अखबार आप जो कस्बे से निकलते हैं, मैं उनके भी कई बार आपके पास भी आते होंगे उसकी प्रतियां, उनमें भी अफ्रीका को लेकर के भी सामग्री छपी होती है, उसमें दुनिया के बारे में, वो चाहे उनका संग्रह हो सकता है 5000 प्रतियां हो। मैं समझता हूँ कि एक तो वो उतने बाजार से प्रभावित नहीं है, वो अपना खून पसीना या जो स्थानीय साधन है उससे भी चल रहे हैं क्षेत्रीय अखबारों में। और मैं तो जापान और अमेरिका की बात इसलिए भिन्न है, मैं ऐसा मानता हूँ फ्रेंच का, कि वहाँ पर इकोनॉमी पहले बूम पर है, लेकिन भारत में मलयालम मनोरमा हम कह सकते हैं, वो मान लीजिए हेल्थ पर उनके आप सीरीज़ देखें, वो हो सकता है कि हिंदी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज जो न्यूज़ और कंटेंट के लिए होना चाहिए उसमें थोड़ा सा वो एडिटर्स पर भी डिपेंड है, पब्लिशर्स पर भी डिपेंड है। यदि अच्छे लेख आप लिखवाते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कराते हैं, उसमें खर्च होता है। हमारे यहाँ जो आप बेबसी जिसकी चर्चा करते हैं कि अंग्रेजी, ये जबकि एक अलग बात है, अंग्रेजी साथ में जोड़ूंगा कि वो अमर उजाला में छपा हो या नेशनल दुनिया में छपा हो या कहीं हिंदुस्तान में छपा हो, उसके बाद भी उसको फॉलो जब अंग्रेजी कर लेता है तो हमारी जो ग्रंथि की बात है, वो मानसिकता ब्यूरोक्रेसी में ब्रिटिश राज की आज भी, चूंकि हार्वर्ड से पढ़ के आया है, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, उनके साथ हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन वो जब अंग्रेजी में वही चीज़ एक्सप्रेस में 20 दिन बाद छपती है तो उनको लगता है कि बड़ा विस्फोट हो गया है। चाहे वो पेट्रोलियम के उसके घोटाले को ले, जैसे में गैस का कारण हुआ था कि गैस बांटी गई थी, उसकी चीज़ें वो हिंदी अखबारों में बहुत सारा पहले छप चुका है। एक तो संपादक थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो संपादक थे तो वो अपना नाम उस बड़े, उसका जो उनका विजिटिंग कार्ड था उसमें बड़ा नाम वो होता था जो उस हाउस का नाम है। उनका जो अखबार या पत्रिका है उसका नाम इतना बारीक होता था कोई समझ न सके, तो उन्हें लगता था कि अंग्रेजी का यदि मुझे संपादक मान लेंगे तो मैं श्रेष्ठ होऊंगा। तो ये हमारी ग्रंथि। प्रोफेसर विवेक कुमार, भारत में खासकर जो हिंदी क्षेत्र है या पूरे देश को कहिए, जो उनके इश्यूज हैं जनता के, या इस राष्ट्र राज्य जो बनता हुआ राष्ट्र राज्य है, तेजी से विकसित होता राष्ट्र राज्य है, जो लोगों के कंसर्न्स हैं, इनको एड्रेस करना, इनको इसके बीच में इंटरवीन करना, एक रास्ता दिखाने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये पत्रकारिता का बड़ा काम है। और आपको क्या लगता है, क्या हिंदी पत्रकारिता जो पाठक संख्या जिसकी इतनी विशाल है, क्या वो वाकई इश्यूज को, कंसर्न्स को, लोगों को उस तरह एड्रेस कर पा रही है? देखिए, एक समाजशास्त्री होने के नाते अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका अध्ययन करें तो हमें लगता है कि पत्रकारिता एक मिशन के तौर पर शुरू हुई थी, जो बाद में प्रोफेशन बनते बनते बाजारवाद में घुस गई। और लेकिन विवेक, हम हिंदी पर आ जाएं, हिंदी पत्रकारिता सीधा ही सवाल को एड्रेस करें। नहीं, मैं वही कह रहा था कि हिंदी पत्रकारिता भी, आप देखिए, अगर उत्तर भारत में जो लोग लिख रहे थे उस समय, वो वास्तविकता में आजादी की लड़ाई के लिए लिख रहे थे, उसे पत्रकारिता शुरू होती है। लेकिन जैसे ही वो बाजारवाद में जाती है, हमने रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D पर उतना खर्चा नहीं किया है। ये बात आप कभी भी देख लें, कहीं पर भी देख लें, जो उसके कंटेंट में है, हमने जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो लोग पत्रकार हो गए। ये कम से कम लखनऊ से मैं आता हूं और हमने जिले जिले में देखा है, कुछ नहीं कर पाए तो भाई क्या है, आप पत्रकार हैं। यानी कि कोई आपको केवल लिखना हिंदी आता हो तो आप पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अंग्रेजी में नहीं है। ये बात आप भी मानते हैं, और हार्वर्ड
और जब हम कैम्ब्रिज की बात करते हैं तो पत्रकारिता का एक युग हुआ करता था। जैसे कि बहुत पहले फूले साहब ने लिखा कि बनिया ने दुकान खोली और ब्राह्मण उसमें आकर के संपादक हो गया, और फिर उसके नीचे के जितने लोग हुए फिर वो भाई भतीजावाद के अंदर तब्दील हो गया। ये एक बहुत बड़ा संगठनात्मक संकट दिखाई पड़ता है, कम से कम नॉर्दर्न इंडिया में मैं इसको देख सकता हूं। और इस कारण कंटेंट में जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ी। आपने बहुत अच्छी नाले की खबर लिखी और बहुत अच्छा आपने क्राइम की खबर लिखी, लेकिन जो वास्तविकता में एक सोच, जैसा कि पहले कहा गया है कि एक सहज रूप में, साथी के रूप में, जिससे हम अपनी मंत्रणा, जिससे हम अपनी मन बना सके, वो दिखाई नहीं पड़ता। और आज दैनिक जागरण को लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र अखबार है, लेकिन वास्तविकता में क्या राष्ट्रीयता लिए हुए कोई ऐसा अखबार जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया लगता है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदी क्षेत्र में ऐसा कोई आया था। अजय जी, क्या ये जो अभी विवेक ने जो बिल्कुल अपने वक्तव्य के अंत में जो बात कही, एक राष्ट्रीय जो फलक लिए हुए, कोई जरूरी नहीं है कि उसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्कुलेशन हो या वो जाना जाए, लेकिन जो इसकी राष्ट्रीय सोच हो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो और राष्ट्रीय इश्यूज को, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो सरोकार हैं, उसमें जो इंटरवीन करता हो, जो एड्रेस करता हो, क्या ऐसी एक व्यापक सोच जो गंभीरता के साथ रिसर्च को लेकर आए, इन्वेस्टिगेशन के साथ लेकर आए, सिर्फ प्रेस रिलीजों का एक भंडार ना हो, ऐसा कोई अखबार हिंदी में है? देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, इसके लिए कभी कभी आलोचना का शिकार भी होता हूं कि सर्वाधिक प्रसार संख्या के समाचार पत्र तो बहुत हैं हिंदी में, लेकिन श्रेष्ठ समाचार पत्र कहें ऐसे समाचार पत्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं साफ मानता हूं, हो सकता है कि शायद जनता की उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हों। ये भी संभव है कि आम भाषा में लोगों को ये बात कहने के लिए ये उम्मीद करता हो पाठक कि शायद आम भाषा में हमारे साथ बात होगी। अभी विवेक जी कह रहे थे कि नाले की खबर आप अच्छी लिख सकते हैं और क्राइम की खबर आप अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन विवेक जी, आप अगर ठीक से इन समाचार पत्रों को पढ़ें तो आपको लगेगा कि क्राइम और नाले की खबर भी अच्छे ढंग से नहीं लिखी जा रही है, नहीं लिखी गई है। दुख इस बात का है, और ये बात मल्टी एडिशन, नंबर ऑफ एडिशंस के चलते मजबूरी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि तुरंत फुरत में काफ़ी काम होता है, तो उस पर काम करने के लिए जितने मैन पावर की आवश्यकता है शायद हम उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। फेनीमूर कूपर अमेरिका में 19वीं सदी के बड़े दार्शनिक थे, वो कहते थे कि न्यूज़पेपर्स लैक इनफ कैपिटल एंड करेज टू परस्यू द ट्रूथ। सत्य की खोज के लिए जितने संसाधन की और जितने इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, उतना समाचार पत्रों के पास नहीं है। ये 19वीं सदी में अमेरिका में कहते थे। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में भारत में अभी ये बहुत हद तक सच है। क्षमा जी, आप एक मैगजीन को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं, जो हिंदी के अखबारों के बारे में एक गंभीर आरोप है कि इनमें प्रेस रिलीज का डोमिनेंस है, इनमें बहुत चलताऊ किस्म की खबरों का एक डोमिनेंस है, इनमें इन्वेस्टिगेशन, इनमें रिसर्च, ये एलिमेंट कम है, गंभीरता कम है, बड़े सरोकारों को बड़े मिजाज के साथ जाहिर करने की, उन पर काम करने की क्षमता कम है। लेकिन क्या मैगजीनों के स्तर पर ऐसा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि जो अखबार नहीं कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, वो मैगजीनें उस कमी को पूरा कर रही हैं? देखिए, मैगजीन्स के अंत की बात तो बहुत पहले आप ही लोग कह चुके हैं कि जब से अखबारों में सप्लीमेंट्स की दुनिया बनी है, तब से मैगजीन्स की दुनिया खत्म हो गई। लेकिन अब दोबारा से एक ऐसा समय आ रहा है जहां मैगजीन्स को लोग पढ़ना चाहते हैं, उन्हें लेना चाहते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। और जहाँ तक अभी अजय जी कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, या विवेक जी ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या वैसे अखबार, तो वही बात है कि इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। उस तरफ भी आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि कहाँ से फाइल्स आती हैं, कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से सूचनाएं आती हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है। और दूसरी बात यह है कि यह भी एक मिथ है कि स्वतंत्रता, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो मिशन होती थी पत्रकारिता। अगर उचित वक्ता, सार सुधार निधि, उत्तरण मार्तन वगैरह को आप देखिए तो उसमें भी वो उसका रोना रोते हैं कि हमें आर्थिक संकट है, विज्ञापन नहीं मिलता है, और 1 रुपये में बेचते हैं उस जमाने में।
तो ऐसा नहीं, हमेशा से पत्रकारिता जो है पैसे के ऊपर निर्भर रही है, क्योंकि उसके लिए साधन चाहिए। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने दोनों युग देखे हैं हिंदी पत्रकारिता के। एक वह जब धर्मवीर भारती जी, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, इस तरह के जो बड़े संपादक थे, जो कई लोग इसमें साहित्यकार थे। हाँ, माथुर साहब, तो ये साहित्यकार थे, मूलतः साहित्यकार जो संपादक थे, माथुर साहब को अगर छोड़ दिया जाए तो ये इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया हिंदी की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में। फिर आधुनिक दौर आया जब पत्रकार यानी ठेठ पत्रकार संपादक बने, और मुझे लगता है शुरुआत अगर एक बड़े स्तर की हुई तो राजेंद्र माथुर के साथ होती है, जिन्होंने जर्नलिज्म को एक आधुनिक जमीन दी, जो पत्रकारिता की उबड़ खाबड़ ऐसी जमीन जहां से नए पौधे लहलहाने की एक कोशिश हुई। आपको क्या लगता है ये जो ट्रांजिशन है, जब पत्रकार हिंदी का ठेठ पत्रकार बना है, संपादक जो बना है वो, क्या ये एक लंबी यात्रा है? क्या ये जद्दोजहद है? क्या ये चुनौतियां हैं जिससे कि नई चीज निकलनी है? देखिए, ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, और मैं तो बल्कि माथुर साहब से भी पहले मैं अंग्रेजी जी के युग पर जाऊंगा जी। दिनमान को आधुनिक पत्रकारिता, जो अभी जो बात कहेगी पंडित अपने शिष्यों को, ब्राह्मण या जिस जाति के हों उनको रख लें, या जाति के न भी हों लेकिन अपने शिष्यों को रख लें। आज उसके बाद अग्गे ने उसको तोड़ा, अग्गे ने दूसरे सब विचारधारा के लोगों को दिनमान में लाए। लेकिन आप देखिए, उसी युग में जो कि हम लोग यहीं रहे, उन्हीं के साथ समय काम का, मनोश्याम जोशी के साथ मैंने काम किया, उस समय में जो हिंदी के जो अखबार जिसकी आप ये जो भर्त्सना कर रहे हैं हमारे मित्र लोग, मैं कह रहा हूँ प्रेस रिलीज तो तब होती थी, तब तो पूरा प्रेस रिलीज छपता था। जो राष्ट्रीय सोकाल्ड अखबार थे दो बड़े दिल्ली के, उनमें सिर्फ प्रेस रिलीज से ही भरा रहता था। आज आप किसी अखबार में, जो छोटा अखबार भी दिल्ली से निकलने वाला होगा या भोपाल से निकलने वाला होगा, उसमें उतनी प्रेस रिलीज नहीं छपती है। तो इसलिए पहली बात तो ये जो धारणा गलत है कि प्रेस रिलीज से वो अखबार चल रहे हैं। ठीक है, कुछ अखबार व्यावसायिक धंधे के लिए, वो तो फोटो छापने के पैसे वो बड़े बड़े अखबार भी ले रहे हैं, वो छोटा अखबार भी लेता होगा, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जो आपने कहा, धर्मवीर भारती संपादक थे, 5 लाख पत्रिका बिकने के बाद भी वो घाटे में थी। सिर्फ 1-1.5 पेज का विज्ञापन तब होता था। ये इस बात का प्रमाण है कि श्रेष्ठ कंटेंट होने के बाद भी आर्थिक संकट तब भी थे। ये ठीक है कि मालिक मानते थे कि इसमें हमें घाटा देना है। आज कोई मालिक ये नहीं चाहेगा कि आप घाटे के लिए उर्मिलेश जी आप मेरा अखबार चलाइए। वो कहता है आप कम से कम इतना चलाइए जिससे कि उसका आर्थिक स्थिति मजबूत रह सके और वो चल सके, उतना विज्ञापन अनिवार्य है। और वो गांधी जी के अखबार में भी था कि कोई न कहीं बिरला जी चाहे उसके लिए दें। और जो राष्ट्रीय अखबार कहलाते हैं 47-48 के, आप आज भी हिंदुस्तान टाइम्स फाइल में जाएंगे तो उसमें बाल सफा साबुन का लीड में नेहरू के भाषण के साथ बीच में बाल सफा साबुन का विज्ञापन छपता था। बाजारवाद तब भी हावी था, आज भी हावी है, महंगाई के साथ। आलोक जी, हम इस विषय पर बात करेंगे आगे, और हम ये भी देखेंगे कि हिंदी की पत्रकारिता को हिंदी के चैनलों ने कितना सहयोग दिया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, उससे क्या गुणवत्ता में सुधार हुआ है, स्पॉट रिपोर्टिंग बढ़ी है तो किस तरह से बढ़ी है। लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। हरिवंश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की जो ताकत है, जो इसकी कमजोरी है, जो आज दिखाई दे रही है कि अगर इसने बहुत बड़ा काम किया है, विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, सर्कुलेशन बहुत बड़ा है, पूरे देश में सबसे अधिक सर्कुलेशन हिंदी अखबारों का है, इसमें आपको क्या लगता है कि चैनलों के जुड़ने के बाद, खासकर हिंदी चैनलों के आने के बाद, पत्रकारिता की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है? स्पॉट रिपोर्टिंग अगर बढ़ी है तो उसकी गुणवत्ता कितनी है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही है कि पत्रकारिता में आज अखबारों की प्रसार संख्या काफी बढ़ी और चैनलों के आने से व्यूअरशिप बढ़ा है, सजगता बढ़ी है, छोटी सूचनाएं भी लोगों तक पहुंच रही है। बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण कमजोरी की ओर मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगा। 1991 को मैं भारतीय जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क के रूप में देखता हूँ। 1991 में जो अर्थनीति में बदलाव हुआ, उसने हमारी राजनीति से लेकर सोचने के तौर तरीके, अर्थनीति सब पर गहरा असर डाला और उसी दौर ने पत्रकारिता को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। पत्रकारिता में तब हम लोगों ने 91 ऑनवर्ड सुनना शुरू किया कि मनोरंजन या सूचना देना हमारा प्रमुख धर्म है। गंभीर सवालों को उठाना, राजनीति किधर जा रही है, गवर्नेंस कैसे कोलैप्स कर रहा है, इन सवालों पर बहस होना, लगभग गंभीर ढंग से उठना, वह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगी। और
91 के बाद फिर मनोरंजन या ऐसी लोकप्रिय जो चीजें हैं जिनसे हम छाप करके या जिनके बारे में दिखा करके दृश्य हम अधिक से अधिक अपनी टीआरपी बढ़ा सकते हैं, रीडरशिप बढ़ा सकते हैं, यह दौर शुरू हुआ। हरिवंश जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन इसी दौर में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस उदारीकरण की बात कर रहे हैं, जिस ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसी दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में खबरों का लोकलाइजेशन होता है, अखबारों और चैनलों के नजरिए का लोकलाइजेशन होता है। रांची की बड़ी खबर दिल्ली और मुंबई के अखबारों से गायब हो जाती है, ठाणे की खबर रांची और दिल्ली के अखबारों से गायब हो जाती है, और अगर त्रिची की खबर देखा जाए वो पूरे हिंदी बेल्ट से गायब हो जाती है। ये जर्नलिज्म जो है, हिंदी पत्रकारिता खासकर, इसमें ये जो एक अजीब तरह की व्याधि नजर आ रही है, एक अजीब तरह की स्थिति नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सही है कि उदारीकरण के बाद क्षेत्र विशेष के संस्करण निकलने लगे और लोग आज अपने क्षेत्र की खबरों या अपने आसपास की खबरों को ही जानना और पढ़ना चाहते हैं। इसमें हम अखबार वालों की कमजोरी ये रही कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हमने राज्य की समस्या या देश की समस्या से जोड़कर नहीं देखा। अगर स्थानीय स्तर पे विकास नहीं हो रहा है, स्थानीय स्तर पे कोई गवर्नेंस की कमजोरी है, तो उस कमजोरी की जड़ें कहीं राज्य सरकार में है और केंद्र सरकार में है। हरिवंश जी आप कृपया हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास फिर आएंगे। आलोक जी, लेकिन एक जमाना था जब राजेंद्र माथुर, मुझे याद है, यशस्वी संपादक हिंदी के, वो कहा करते थे कि हिंदी का पाठक सब कुछ पढ़ना चाहता है, वो सिर्फ अपने आसपास की दुनिया नहीं, वो ये भी जानना चाहता है कि ईरान में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है। और उन्होंने इसी रूप में अखबार को परोसना शुरू किया, उसको एक नई दिशा दी। देखिए, राजेंद्र माथुर जी ने किया, और उसमें बल्कि वो जब नई दुनिया में वहाँ पर संपादक थे, इंदौर में भी, तब भी चाहे वो चंद्रमा पर, अंतरिक्ष के, उसके बारे में भी जब छापते थे, या दिल्ली में भी आप देखें आज भी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, माथुर साहब या गे जी या मनोज श्याम जोशी, रघुवीर साहब, इन लोगों ने जो धारा बनाई उसमें, और आज तक ये जारी है, लोग पाठक तो बिहार का पाठक, उत्तर प्रदेश का गरीब पाठक, वो भी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए एडिटर ड्रिवन भी तो होना चाहिए। होना क्या चाहिए? बाजार, यदि मार्केटिंग ने कह दिया कि नहीं पढ़ना चाहते, अभी आपने जिक्र किया, मैं पिछले 10 से दिल्ली में संपादक हूँ, दक्षिण भारत का एक चाहे आधे पेज में एक जगह कोना होता है, दक्षिण भारत की खबरें छपी, ये आपके संपादकों पर भी निर्भर है। मालिक हमेशा हर चीज नहीं कहता है, गड़बड़ यही हुआ है कि हमने बाजार से क्या वजह है? मैं विवेक कुमार आपके यहाँ भी आऊंगा और आपके भी पास, लेकिन अजय जी ये क्या बात है कि हिंदी के अखबारों में दक्षिण की खबरें गायब हो जाती हैं, और दक्षिण का एक बड़ा अखबार जो इस देश का बड़ा अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है, उसने अभी 22 अगस्त को मैं खबर देख रहा था कि हिंदू ने 11वां अपना विदेश ब्यूरो खोला है अफ्रीका में, और एडिस अबाबा में, इथियोपिया में खुला है वो, ये 11वां ब्यूरो है। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी का एक अखबार, बड़ा अखबार, वो दक्षिण में अपना ब्यूरो क्यों नहीं खोलता? काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद की बात छोड़ दीजिए। देखिए, जो बात अभी आप ही ने उठाई है कि ये लोकलाइजेशन का ज़माना है, और उस लोकलाइजेशन के ज़माने में बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई हैं, इररेलेवेंट हो गई, इसके पीछे 2 कारण हैं। यदि आप पुराने समाचार पत्र देखें तो आज अखबार का संवाददाता टोक्यो में भी था, जकार्ता में भी था, न्यूयॉर्क में भी था। आज नहीं, आज से 50 साल पहले। तो अगर यदि एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो समाचार पत्र उस वक्त प्रकाशित किया जा रहा था और आज नहीं प्रकाशित हो रहा है, उसके पीछे 2 कारण। एक तो न्यूज़ एजेंसीज का जो जाल है, उससे भी काफ़ी खबरें आती हैं, इंटरनेट से भी काफ़ी खबरें आती हैं, और मुझे लगता है कि जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, पूंजी का अभाव या पूंजी का सीमित होना, ये उसके लिए एक बड़ा कारण है। लेकिन विवेक कुमार, हिंदी के भी अखबार, हिंदी के भी चैनल काफी मुनाफे में हैं, खासकर बड़े अखबार, जो बड़े अखबार हैं, और क्षेत्रीय अखबार भी उनमें शामिल है। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर अगर अंग्रेजी के बड़े अखबार, सारे अखबार नहीं लेकिन कुछ अखबार, अगर विदेशों में 11 ब्यूरो रख सकते हैं, लेकिन हिंदी के अखबार, बगल में काठमांडू है, बगल में ढाका है, बगल में इस्लामाबाद है, और सबकी जो बोली से लेकर के और चाल ढाल, कल्चर, बहुत कुछ मिलती जुलती है। वहां के लोगों की खबरें यहां के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि यहां के लोग वहां भी हैं, वहां के लोग यहां भी हैं। तो कुल मिलाकर वो अपनी देश, अपनी माटी, अपना पड़ोस, इसके बारे में भी कंसर्न क्यों नहीं है? दक्षिण भारत तक में क्यों नहीं है? देखिए, एक बात तो मतलब उसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी की नजर आती है, क्योंकि जो माइग्रेशन हुआ है वो हैवी माइग्रेशन है साउथ इंडिया से, और मुझे लगता है कि वो भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है, उनकी वजह से वो इतना ज्यादा अपना व्यापक कर सके हैं, बढ़ा सके। लेकिन ये जो भाषाई दीवारें जो खड़ी हैं, तो हम हिंदी में साउथ इंडिया में किसको पढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जोर है। लेकिन 2 बातें जो हुई हैं
ये टेलीविजन आने के बाद, वो ये हुई है कि हीरो वर्शिप हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा है। और जो पेज 3 है वो भी मुझे लगता है कि आज ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जो सप्लीमेंट्स में हीरो वर्शिप दिखाई देती है वो भी मुझे लगता है लेकिन इसकी। क्षमा शर्मा, आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि हम हिंदी जो अखबार हैं, हिंदी के चैनल हैं, वो इकोनॉमी के स्तर पर वो कम्पीट नहीं कर सकते बहुत सारे बड़े अंग्रेजी अखबारों से या चैनलों से, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि साउथ की खबरों को या सेंट्रल इंडिया की खबरों को हिंदी का पाठक नहीं पढ़ना चाहता या नहीं समझना चाहता। अफसोसनाक बात है ये कि ऐसा है कि अगर चेन्नई में कुछ हो रहा है या वहाँ के इंटीरियर्स में कुछ हो रहा है तो हिंदी के अखबार में वो बात न छपे या वो ना आए या उसको जगह न मिले। जैसे विवेक जी ने कहा कि उसकी शायद एक वजह ये है कि हिंदी के अखबार समझते हैं कि वहाँ पाठक कौन है। अगर मैं वहाँ चेन्नई के दूर तमिलनाडु के दूर दराज के गाँव के किसान की बात छाप दूँ तो पढ़ेगा कौन, ये एक। लेकिन विवेक, आप कुछ एफर्मेटिव एक्शन का भी कॉन्टेक्स्ट उठा रहे थे अपने सवालों में। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी पत्रकारिता में एक वो भी एक इशू है, एफर्मेटिव एक्शन? मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, महिलाएं कम हैं, अल्पसंख्यक कम हैं, दलित संपादक कोई नहीं है, दलित कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं है इस देश में। आप सब मतलब आप देख सकते हैं, जब तक विविधता नहीं होगी, सामाजिक विविधता नहीं होगी, तब तक खबरों में भी विविधता नहीं आएगी। ये बात हम, क्योंकि वो आईना होता है, दिखाई। आलोक जी, आपकी टिप्पणी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि हिंदी पत्रकारिता इकोनॉमिक कारणों से, बहुत सारे और सारे जो बाजार के कारण हैं उनके कारण भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन ये विविधता का जो पहलू है, क्या वो हिंदी पत्रकारिता में कमजोरी है? देखिए, इसीलिए मैं कहूंगा कि प्रबंधन और संपादकों पर निर्भर है कि वो उन सबको भी जोड़े। आर्थिक व्यवस्था तो जोड़े ही, मतलब उसके लिए जो कर सकते हैं वो तो प्रबंधन करता ही है और उसमें पूरी व्यवस्था हमारी डिपेंड करती है। आप देखिए, उन 2 बड़े अखबारों पर सॉरी, जितना विज्ञापन आता है वो बड़े पैमाने पर उन बड़े 4 अंग्रेजी अखबारों को मिल जाता है। हिंदी के अखबारों की तुलना में पूरे देश के 60% विज्ञापन उन 2 बड़े अंग्रेजी अखबारों को भारत में मिल रहा है, और ये भी एक बड़ा कारण है जो हिंदी अखबारों के पास साधनों की कहीं ना कहीं गवर्नेंस में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो योजनाकार हैं, आखिर आपका दबदबा, हिंदी पत्रकारिता अपना असर क्यों नहीं छोड़ पा रही है? यह यक्ष प्रश्न है हिंदी का। इतनी बड़ी पाठक संख्या, इतनी बड़ी आवाम, इतने इश्यूज उठाने की क्षमता, इसके बावजूद अगर हिंदी पत्रकारिता असर नहीं छोड़ पा रही है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई सवाल है। उस सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा। बढ़ती हुई हिंदी पत्रकारिता की ताकत के बावजूद हमें अपनी कमजोरियां छिपानी नहीं चाहिए, उनसे रूबरू होकर उनके समाधान की सार्थक कोशिश करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी मेहमानों का, खासकर हरिवंश जी का रांची से जुड़ने के लिए, और आप चारों मेहमानों का स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।